वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना कोई नहीं जाए। वीडियो में आज आप सभी को मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तवर क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को नोट्स के माध्यम से, एक शानदार नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और आज के विषय के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति और उसके परिचय को विस्तार से पढ़ेंगे, समझ के साथ पढ़ेंगे। देखिएगा, जो आज का वीडियो है उसे हम पूर्ण रूप से एक शानदार नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। आज हम मनोविज्ञान को विस्तार से समझ के साथ नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं परिचय। ये जो नोट्स है बहुत ही ज़्यादा शानदार नोट्स है। मैं ये दावा करता हूँ कि इससे शानदार मनोविज्ञान का नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार नोट्स है, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमने इस नोट्स को पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि एक साथ लंबी वीडियो बन जाती है, जिसके कारण आप देखने में समर्थ होते हो, और इसे हम पार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं परिचय का पूर्ण विस्तार से एक ही वीडियो में कवर कराया जाएगा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं परिचय को। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति और परिचय से। देखिएगा, सुकरात का जो समय काल माना जाता है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व में माना जाता है। 5वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है सुकरात का समय। सबसे पहले यूनानी दार्शनिक सुकरात ने ईसवी पूर्व 5वीं सदी में विचार दिया था। जो सबसे पहले जो यूनानी दार्शनिक हैं सुकरात, उन्होंने ईसी पूर्व 5वीं सदी में विचार दिया था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, कि जो मनुष्य होता है उसे मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। और उनके विचारों का जो प्रभाव है वो प्लेटो पर आ गया। जो प्लेटो हैं उन पर उनके इन विचारों का प्रभाव आ गया, जिन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ईश्वर है, प्रकृति है, मनुष्य है, ये तीनों इस प्रकार से आपस में बंधे हुए हैं कि इन्हें दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये कहना है प्लेटो जी का। प्लेटो कहते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के साथ ये बंधन में बंधे हुए हैं। और उन्होंने ही, जो प्लेटो हैं, उन्होंने ही सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी। तो ये बात फिक्स है कि सबसे पहले अवधारणा किसने दी थी? आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो ने दी थी, यानी आत्मा का विज्ञान सबसे पहले प्लेटो ने कहा। उन्होंने ही अवधारणा दी थी, सबसे पहले प्लेटो ने अवधारणा दी थी। देखिएगा, प्लेटो, अब हम प्लेटो को विस्तार से पढ़ेंगे। प्लेटो का जो समय काल है वो 5वीं ईसा पूर्व से 4थी ईसा पूर्व तक है। प्लेटो का समय काल 5वीं ईसा पूर्व से 4थी ईसा पूर्व तक है। मनुष्य में आत्मा पाई जाती है जिसमें भाव होते हैं, और इन्हीं भावों के कारण मनुष्य किसी परम सत्ता यानी ईश्वर को मानता है। जो मनुष्य होता है वो, उसमें आत्मा पाई जाती है। प्लेटो जी का कहना है कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है जिसमें भाव होते हैं, और उस आत्मा के अंदर भाव होते हैं, और उन्हीं भावों के कारण जो मनुष्य होता है वो किसी परम सत्ता को यानी ईश्वर को मानता है। उन भावों के कारण ही, आत्मा के भावों के कारण ही मनुष्य है जो परम सत्ता को मानता है, यानी ईश्वर को मानता है। ये प्लेटो जी का कहना है। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। प्लेटो के अनुसार जो आत्मा होती है मनुष्य की, वही परमात्मा है। अब हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु को। देखिएगा, प्लेटो के बाद नीचे आ गया है अरस्तु। तो अरस्तु का जो समय काल है दोस्तों, वो 384 से 322 ईसा पूर्व तक है। 384 से 322 ईसा पूर्व तक अरस्तु का समय काल माना जाता है।
इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया तथा दर्शन शास्त्र में इसे प्रारंभ किया। जो आत्मा का सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो अरस्तू ने किया था, और जो अवधारणा दी थी प्लेटो ने दी थी। दोस्तों, कॉलसनिक का जो मानना है, कॉलसनिक जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार जो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं वो प्लेटो माने जाते हैं, लेकिन अरस्तु को ज़्यादातर विद्वानों का मानना, जनक के रूप में मानना अरस्तु को है। अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, लेकिन प्लेटो कॉलसनिक के अनुसार हैं। देखिएगा, अब पढ़ने वाले हैं आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर मनोविज्ञान बना, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान यानी प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। देखिएगा, जो अरस्तु हैं उन्होंने सर्वप्रथम जो आत्मा है उसका अध्ययन किया था और इसे दर्शन शास्त्र में प्रारंभ किया था। और जो अरस्तु के द्वारा जो आत्मा का अध्ययन किया गया था वही आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान यानी प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु को कहा जाता है प्राचीन मनोविज्ञान का जनक। कॉलसनिक के अनुसार, देखिए, कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो हैं। ये कॉलसनिक का मानना है कि जो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो वास्तविक जनक प्लेटो हैं। कॉलसनिक एकमात्र विद्वान थे जो प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक मानते थे। ईसा पूर्व 4वीं सदी से 16वीं सदी तक आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया या नहीं हुआ, और पहली बार 1590 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोएकले ने साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें आत्मा का अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। एक बार और रिपीट करते हैं। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, जो कॉलसनिक हैं वही एकमात्र ऐसे विद्वान थे जो अरस्तु को वास्तविक जनक नहीं मानते हैं, बल्कि प्लेटो को वास्तविक जनक मानते हैं मनोविज्ञान का। तो कॉलसनिक के अनुसार जो जनक हैं वास्तविक, जो कॉलसनिक के अनुसार प्लेटो हैं मनोविज्ञान के, ईसा पूर्व 4वीं सदी से 16वीं सदी तक। देखिएगा क्या हुआ था, जो 4वीं सदी ईसा पूर्व थी उस समय से लेकर और 16वीं सदी तक आत्मा का अध्ययन की विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की गई थी, ना परिवर्तन किया गया था। पहली बार 1590 ईस्वी में जो यूनानी दार्शनिक हैं रुडोल्फ गोएकल या फिर रुडोल्फ गोएकले, उन्होंने साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी थी 1590 में। रुडोल्फ गोएकले ने पुस्तक लिखी थी पहली बार। देखिएगा, 4वीं सदी से 16वीं सदी तक आत्मा के अध्ययन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। रुडोल्फ गोएकर ने इसकी शुरुआत की थी, 1590 में की थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। देखिएगा, रुडोल्फ गोएकर ने जो उनकी पुस्तक साइकोलॉजिया है उसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनानी दो भाषा के शब्दों से माना जाता है। यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, उनके हिसाब से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है साइकी, दूसरा है लॉगस, यानी साइकी प्लस लॉगस। तो इसमें साइकी का शब्द का अर्थ होता है आत्मा, और जो लॉगस शब्द होता है उसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। देखिएगा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मानी जाती है, साइकी प्लस लॉगस। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है, यानी मनोविज्ञान है। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास, आत्मा का अध्ययन अरस्तु ईसा पूर्व 4वीं सदी। देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन किसके समय से माना जाता है, किस प्रकार मनोविज्ञान का विकास हुआ था। तो आत्मा का अध्ययन कहा था
अरस्तु के समय से चौथी ईसा पूर्व सदी में माना जाता है। प्रस्तुतकर्ता थे अरस्तु और समर्थक थे प्लेटो, हिप्पोक्रेटस और रुडोल्फ और दकार्ते। देखिएगा, जब अरस्तु ने इसका आत्मा का अध्ययन का प्रस्तुतिकरण किया था तो उनके समर्थन में थे प्लेटो, समर्थन में थे हिप्पोक्रेटस थे और रुडोल्फ गोएकले थे। इसी के साथ दकार्ते भी उनके समर्थक थे। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, जिन्होंने ईसवा पूर्व चौथी सदी में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन शुरू किया। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने चौथी सदी यानी ईसा पूर्व चौथी सदी में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, एक दर्शन शास्त्र की अलग से शाखा के रूप में जो आत्मा है उसका अध्ययन शुरू किया था। यही आत्मा का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का प्राचीन रूप कहलाया। जो सर्वप्रथम जो अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन किया था दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, वही आधुनिक मनोविज्ञान का प्राचीनतम रूप कहा जाता है। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन कॉलसनिक के अनुसार प्लेटो को जनक कहा जाता है। तो देखिएगा, अगला हम पढ़ने वाले हैं दकार्ते। देखिएगा, दकार्ते का जो समय काल है वो माना जाता है 1596 ईस्वी से लेकर और 1650 ईस्वी तक। दकार्ते का समय काल माना जाता है 1596 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। यूनानी दार्शनिक थे दकार्ते। तो यूनानी दार्शनिक दकार्ते ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। जो दकार्ते हैं उन्होंने जो आत्मा का अध्ययन होता है उस विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। तब उस काल के दार्शनिक थे हॉब्स, लॉक, कांट इत्यादि ने इसका विरोध किया। क्या हुआ कि जो दकार्ते हैं उन्होंने जो आत्मा का अध्ययन होता है उस विषय वस्तु को उन्होंने भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया था। तो उसके विरोध में जो उस समय के जो दार्शनिक थे हॉब्स थे, कांट थे, लॉक थे इत्यादि ने इसका विरोध किया था और कई सवाल खड़े कर दिए कि आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसी है और इसका स्वरूप कैसा है, जिससे यह अभिप्राय समाप्त हो गया। तो भाई दकार्ते ने इसमें छेड़छाड़ कर दी थी, इस विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास कर दिया था, जिसका विरोध कर दिया गया था हॉब्स के द्वारा, लॉक और कांट के द्वारा, जिसके कारण कई विरोध होने के कारण कई सवाल खड़े हो गए। और कई सवाल क्या थे कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसी है और आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है, जिससे यह अभिप्राय समाप्त हो गया। तो ये भाई समाप्त हो गया ये अभिप्राय, जो आत्मा का विज्ञान का जो अभिप्राय था वो इस प्रकार समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। मनोविज्ञान को किस वैज्ञानिक ने कहा था? सर्वप्रथम पोम्पोनोजी ने कहा था। दोस्तों 17वीं सदी में पोम्पोनोजी ने मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को। तो प्रस्तुतकर्ता कौन हुए? पोम्पोनोजी है जो इटली के निवासी हैं। उन्होंने इसका प्रस्तुतिकरण किया था। मन व मस्तिष्क के विज्ञान का जो मनोविज्ञान है उसका प्रस्तुतिकरण इटली के निवासी पोम्पोनोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 17वीं सदी में किया गया था। समर्थक कौन कौन थे? समर्थक थे हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा इत्यादि। ये जो समर्थक थे जिन्होंने विरोध किया था आत्मा के विज्ञान का, कई सवाल खड़े किए थे, उन्होंने ही सपोर्ट किया था पोम्पोनोजी को। पोम्पोनोजी को उन्होंने सपोर्ट किया था, उनका समर्थन किया था। लॉक थे, कांट थे और हॉब्स थे और स्पिनोजा, ये मनोवैज्ञानिक थे जो समर्थक के रूप में मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहे जाने लगे। सवाल हो गया कि मन क्या है, मन कितने प्रकार के हैं और मन कितने होते हैं, मन व मस्तिष्क में क्या अंतर होता है। 17वीं सदी में इटली के दार्शनिक पोम्पोजी ने
इस विषय को नया अभिप्राय देते हुए मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसका समर्थन सबसे पहले जॉन लॉक के द्वारा किया गया। और 19वीं सदी के आते आते मन क्या है, मन मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितने प्रकार हैं के होते हैं, और कई सवाल पैदा हो गए, जिससे 17वीं सदी की शुरुआत में जो मन व मस्तिष्क का विज्ञान बना था, वो 19वीं सदी के मध्यकाल के आते आते यह अभिप्राय भी समाप्त हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, जैसे ही आत्मा के अध्ययन का जो विज्ञान उसका अभिप्राय समाप्त हुआ, तो मन व मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाने जाने लगा, और पोम्पोनोजी ने इसकी शुरुआत की थी 17वीं सदी में। इसके प्रस्तुतकर्ता पोम्पोनोजी हैं, जो इटली के निवासी हैं। समर्थन किया था हॉब्स, लॉक और कांट ने और स्पिनोजा ने। कई सवाल हो गए खड़े इसके रूप में भी कि मन क्या है, मन कितने होते हैं, मन व मस्तिष्क में क्या अंतर होता है। और 17वीं सदी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने इस विषय को नया अभिप्राय देते हुए मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसका समर्थन किया था लॉक जॉन ने। सबसे पहले जॉन लॉक ने इसका समर्थन किया, और 19वीं सदी के आते आते ये मन का अभिप्राय, ये मन व मस्तिष्क का जो अभिप्राय था, इस पर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल क्या थे, मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, मन व मस्तिष्क में अंतर क्या है। ऐसे कई सवाल पैदा होने के कारण 19वीं सदी के मध्यकाल में यह अभिप्राय भी समाप्त हो गया। तो देखिएगा, मनोविज्ञान का विकास है किस प्रकार हुआ। उसके बाद चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा मनोविज्ञान को। तो 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। सबसे कम समय तक प्रचलन में रहने वाली विचारधारा थी चेतना का विज्ञान। मतलब जो चेतना का विज्ञान कहा गया था, वो बहुत कम समय तक कहा गया था। 19वीं सदी तक ये बहुत समय यानी अल्पकाल में प्रचलन में रहने वाली विचारधारा थी, जिसे चेतना का विज्ञान कहा गया। प्रस्तुतकर्ता थे विलियम जेम्स और विलियम वुंट। देखिएगा, चेतना का विज्ञान जिसे मनोविज्ञान का अर्थ बताया था विलियम वुंट ने, और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है। उन्होंने कहा था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इस आधार पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना का विज्ञान की संज्ञा दी, जिसका समर्थन विलियम वुंट, जेम्स सली और विलियम बाइव्स, टिचनर, चैडविक इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने किया था। दोस्तों, जी की चेतना का विज्ञान कहा था विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने, तो समर्थन किया था, सबसे पहले इसको सपोर्ट किया था विलियम वुंट ने, सर्वप्रथम सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद जेम्स सली, विलियम बाइव्स, टिचनर और चैडविक इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने इसका सपोर्ट किया था, इसका समर्थन किया था। 1879 ईस्वी में जर्मनी के जर्मनी के एक विश्वविद्यालय था लेम्पजिंग शहर में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था। उसमें विलियम जेम्स ने प्रयोगशाला स्थापित की थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। किस प्रकार, 1879 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान विलियम जेम्स ने लिम्पचिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला यानी पहली प्रयोगशाला स्थापित की, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे गए जो विलियम जेम्स है दोस्तों, वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1879 में सबसे पहले प्रयोगशाला की स्थापना की थी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? लिम्पजिंग शहर में की थी, जर्मनी में शहर है लिम्पजिंग। कौन सा विश्वविद्यालय था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था। इस प्रकार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे गए आपके विलियम वुंट। अब है विलियम जेम्स। देखिएगा, विलियम जेम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। देखिएगा, विलियम जेम्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक लिखी थी विलियम जेम्स ने।
विलियम जेम्स अमेरिका के निवासी हैं। विलियम जेम्स के द्वारा यह पुस्तक 1890 ईस्वी में लिखी गई थी। विलियम जेम्स के द्वारा यह पुस्तक 1890 ईस्वी में लिखी गई थी। विलियम जेम्स कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक लिखी थी विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग करते हुए एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, या जनक कहते हैं, या जनक के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है उसे दर्शन शास्त्र से अलग किया था और अलग करते हुए एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी थी? 1890 में लिखी थी। इसी कारण आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे गए आपके विलियम जेम्स। तो देखिएगा, विलियम जेम्स द्वारा अमेरिका में मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार करने के कारण इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। जो विलियम जेम्स हैं उन्होंने क्या किया कि जो मनोविज्ञान है उसका अमेरिका में खूब प्रचार प्रसार किया, और मनोविज्ञान के प्रचार प्रसार के कारण ही इन्हें अमेरिका मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा था, या फिर अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने लगा। चेतना का अभिप्राय समाप्त होने के प्रमुख कारण थे। पहला था, फायर्ड ने सन 1900 में विश्लेषण सिद्धांत दिया जिससे चेतना के 3 रूप बताए थे। जो फायर्ड हैं उन्होंने सन 1900 में मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, और जिसमें उन्होंने मनोविश्लेषण के सिद्धांत में उन्होंने चेतना के 3 रूप बताए थे। दोस्तों, कौन कौन से 3 रूप थे उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला कारण तो यह था कि जो 1900 ईस्वी में फायर्ड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था और जिसमें चेतना के 3 रूप बताए थे। और दूसरा कारण था, इंग्लैंड निवासी मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक दी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को बुरा शब्द बताया, और विलियम मैकडूगल ने कहा था कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। तो देखिएगा, पहला कारण कि फायर्ड ने 1900 ईस्वी में मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया और 3 प्रकार की चेतना बताई, और वैसे अगर एक प्रकार की चेतना होती तो काम में आती, क्योंकि मनोविश्लेषण का उस पर सिद्धांत लगता, मनोविज्ञान उसे हम कह सकते थे। लेकिन ये 3 प्रकार की है तो इस पर किस प्रकार कहें हम, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो गए। अगला है कि इंग्लैंड के निवासी विलियम मैकडूगल, उनकी पुस्तक थी दी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसमें जो चेतना शब्द है उसको बुरा शब्द बताया गया और कहा गया विलियम मैकडूगल के द्वारा कि मैं मनोविज्ञान का इसे दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह कि मैकडूगल ने भी इसका विरोध कर दिया गया। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं व्यवहार का अध्ययन। देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं, इस प्रकार हमारी चेतना कंप्लीट होती है। चेतना का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को, ये अभिप्राय भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार का अध्ययन और व्यवहारवाद, अब शुरुआत होती है व्यवहारवाद की यहाँ से। सर्वप्रथम जेबी वॉटसन ने 20वीं सदी में किया था। व्यवहारवाद का अध्ययन सर्वप्रथम जेबी वॉटसन ने किया था, 20वीं सदी में किया था। इसलिए व्यवहारवाद के जनक कहलाए। कौन कहलाए जनक? जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन कहलाए व्यवहारवाद के जनक, क्योंकि उन्होंने 20वीं सदी में सर्वप्रथम व्यवहारवाद का अध्ययन किया था, या व्यवहार का अध्ययन किया था। समर्थक हैं वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, हल, मन क्रो एंड क्रो, बोरिंग, वेल्ड और पावलव, स्किनर और हॉलैंड इत्यादि। वे सभी मनोवैज्ञानिक हैं जो सपोर्ट करते हैं या फिर समर्थन करते हैं व्यवहारवाद का, कि व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है, इस बात को मानते हैं। देखिए, वुडवर्थ मानते हैं, थॉर्नडाइक मानते हैं, हल मानते हैं, मन मानते हैं, क्रो एंड क्रो मानते हैं, बोरिंग, वेल्ड, पावलव, स्किनर और हॉलैंड, ये सभी मनोवैज्ञानिक
जेबी वॉटसन के व्यवहारवाद को मानने वाले हैं। जेबी वॉटसन का व्यवहार देखिएगा किस प्रकार उन्होंने परिभाषा दी। जेबी वॉटसन के द्वारा व्यवहार एकमात्र मानव की ऐसी विशेषता है जो सदैव सकारात्मक होती है। ये जेबी वॉटसन का कहना है कि व्यवहार एकमात्र ऐसी मानव की विशेषता है जो सदैव सकारात्मक रहती है। 20वीं सदी की शुरुआत में जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा। 20वीं सदी की शुरुआत में जो जेबी वॉटसन हैं उन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा, इसलिए इनको व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। भाई देखो 20वीं सदी की जो शुरुआत हुई थी तो जेबी वॉटसन हैं, उन्होंने क्या किया था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा। जो मनोविज्ञान है उसे व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा, इसलिए इनको व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। जेबी वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू, कुछ भी। मतलब उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक वैसा बालक दे दो, चाहे कैसा भी बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे बना दूंगा। आप कहोगे चोर बना दूंगा, आप कहोगे डॉक्टर बना दूंगा, आप कहोगे इंजीनियर बना दूंगा, आप कहोगे जो बना दूंगा उसे। ये कहा था जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक कहा जाने लगा। और ये क्वेश्चन बनता है कि 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? जेबी वॉटसन को कहते हैं 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक। वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ ने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में? मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, फिर मन का और फिर चेतना का त्याग किया तथा अब वह व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। वुडवर्थ जी कहते हैं कि मनोविज्ञान ने इतने बदलाव किए। देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने आत्मा का त्याग किया, आत्मा के जो अभिप्राय था उसे त्याग कर दिया, आत्मा के अध्ययन को। उसके बाद उन्होंने मन व मस्तिष्क के अध्ययन के अभिप्राय को भी त्याग किया। उसके बाद उन्होंने चेतना के अभिप्राय को भी समाप्त किया और अब फिलहाल वो व्यवहार के स्वरूप को और व्यवहारवाद को ही अपनाए हुए हैं। ये कहते हैं वुडवर्थ जी। इस परिभाषा को याद कीजिएगा, ये वुडवर्थ ने कहा था। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषाएं मनोविज्ञान की? देखिएगा, वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। वर्तमान समय में फिलहाल की अगर बात करें आधुनिक समय में तो जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार को अपनाए हुए है। व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, ये वर्तमान में है। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं मनोविज्ञान की। वॉटसन के अनुसार देखिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है या अध्ययन है। ये कहा है वॉटसन ने कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है या अध्ययन है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। ये वुडवर्थ का कहना है, जो मनोविज्ञान है वो सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। एक बार रिपीट करते हैं, वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, अध्ययन है। और वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। मैगड्यूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैगड्यूगल के अनुसार जो मनोविज्ञान है आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार जो मनोविज्ञान है मानव प्रकृति का विज्ञान है। एक बार रिपीट करते हैं, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है या अध्ययन है। मैगड्यूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। बोरिंग कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है मानव की प्रकृति का विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान संतोषजनक शब्दों में मानव व्यवहार का ही विज्ञान है। देखिएगा, पिल्सबरी जी कहते हैं जो कि अगर संतोषजनक में शब्दों में अगर बात की जाए तो जो मानव का जो व्यवहार होता है उसका जो विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। ये पिल्सबरी का कहना है। मर्फी के अनुसार जीवित प्राणियों का वातावरण
के संपर्क में होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। ये मर्फी के अनुसार कहना है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका जो वातावरण के साथ संपर्क होता है, तो उसके साथ जो संपर्क के कारण जो व्यवहार होता है उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। ये मर्फी का कहना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, एक बार और रिपीट करते हैं। पिल्सबरी के अनुसार संतोषजनक शब्दों में मानव व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मर्फी के अनुसार जीवित प्राणियों का वातावरण में संपर्क होने से जो व्यवहार होता है वही मनोविज्ञान है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व व्यवहार संबंधों का अध्ययन है। अब हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देखिएगा, शिक्षा शब्द का जो अभिप्राय है, शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया होती है। शिक्षा है जो मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया होती है। शिक्षा के द्वारा ही मानव की अंतर्निहित योग्यताओं को विकसित करके समाज में रहने योग्य बनाया जा सकता है। देखिए, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। देखिए, सबसे पहले शिक्षा क्या है? शिक्ष प्लस ए यानी शिक्षा, सीखने व सिखाने की क्रिया को ही हम शिक्षा कहते हैं। और जो इसका दूसरा अर्थ होता है परिमार्जित करने की क्रिया होती है। शिक्षा यानी परिमार्जन के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। आपको पता है मनोविज्ञान क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन या परिवर्तन। तो देखेगा, शिक्षा का अर्थ तो होता है परिमार्जन और दूसरा मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन या परिवर्तन। तो यहाँ पूरा अर्थ हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का परिमार्जन व्यक्ति के व्यवहार में। सामान्यतः हम सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा का अर्थ मान लेते हैं, परंतु इसके सही अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए इसके अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन के आधार पर विचार किया जा सकता है। वैसे देखिएगा, हम सामान्यतः जो शिक्षा है उसे हम सीखने सिखाने की क्रिया ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसके अंग्रेजी शब्द की बात की जाए तो उसमें जो एजुकेशन शब्द है उसके आधार पर अलग विचार निकलता है। तो मूलतः ये लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेशन। तो इसका अभिप्राय किस प्रकार देखिएगा। देखिए, प्रचलित नाम है शिक्षा का सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। दूसरा है वास्तविक अर्थ, बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने या परिमार्जित करने की क्रिया शिक्षा होती है। ये वास्तविक अर्थ होता है। प्रचलित अर्थ आपको पता है जो सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है, सीखने सिखाने की क्रिया। वास्तविक अर्थ है बालक के व्यवहार को परिमार्जित करने वाली क्रिया या परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया। व्यापक अर्थ है जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों से परिमार्जन आता है। ये व्यापक अर्थ होता है जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलने वाली वह क्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन होता है या परिवर्तन होता रहता है। अगला है संकुचित अर्थ, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाना। ये संकुचित अर्थ होता है किसी विद्यालय या स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना। देखिए, शिक्षा की परिभाषाएं, जितनी भी शिक्षा की परिभाषाएं किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है इसको हम पढ़ने वाले हैं। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। अरस्तु जी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये कहना है अरस्तु जी का। इस टॉपिक को आप बिल्कुल याद कीजिएगा अरस्तु के बारे में। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होना या निर्माण होना। प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन लाती है। ये प्लेटो का कहना है, जो शिक्षा है व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन लाती है, मानसिक परिवर्तन लाती है और बौद्धिक परिवर्तन लाती है। जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार एक फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार एक मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ये जॉन लॉक का कहना है कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उस फसल को हम पोषित करते हैं, सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, एक कृषि के माध्यम से उसे हम
पूर्ण रूप से विकसित करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ये जॉन लॉक का कहना है कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, गांधी जी का कहना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क का सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास। मनुष्य का जो शरीर है, उसकी आत्मा है, मस्तिष्क है, उसका सर्वांगीण या सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा होती है। गांधी जी के अनुसार मनुष्य के शरीर का, आत्मा का, मस्तिष्क का सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास, ये अभिप्राय है गांधी जी का शिक्षा से। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा है बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। फ्रॉवेल के अनुसार जो शिक्षा है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। ये फ्रॉवेल का कहना है, जो शिक्षा होती है वो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। ये फ्रॉवेल का कहना है। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक और समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। पेस्टालॉजी का कहना है जो शिक्षा होती है वो बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक एवं समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। ये पेस्टालॉजी का कहना है। कॉल सनेक के अनुसार शिक्षा बालक में शारीरिक मानसिक विकास करती है। कॉल सनेक के अनुसार जो शिक्षा होती है वो बालक में शारीरिक विकास भी करती है, मानसिक विकास भी करती है। विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य वातावरण के साथ समन्वय स्थापित कर पाता है। शिक्षा व्यक्ति व समाज के कल्याण की एक आवश्यक तत्व मानी जाती है। शिक्षा है जो एक व्यक्ति के, एक समाज के कल्याण के लिए एक आवश्यक तत्व मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक वातावरण में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण आना ही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है। शैक्षिक वातावरण में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण आना ही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाना। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। कॉल सनेक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। कॉल सनेक का कहना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। ये कॉल सनेक का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों, सिद्धांतों व शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है मनोविज्ञान की जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। ये स्किनर का कहना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर और वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन व व्याख्या है। ये कहना है क्रो एंड क्रो का कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन है और उनकी व्याख्या है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। स्टीफन के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन होता है। ऊपर दी हुई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान के परस्पर संबंध को दर्शाया गया है। इन परिभाषाओं से निम्न बात स्पष्ट होती हैं। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है मानव व्यवहार। जो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है वो मानव व्यवहार होता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों व व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है मानव के व्यवहार का एवं व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है।
शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे अच्छे बनाने का प्रयास करती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है मानव के व्यवहार में परिवर्तन करती है और उसे अच्छा बना देती है। अब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। थॉर्नडाइक पर प्रगतिवादी विचारक रूसो की पुस्तक एमाइल का प्रभाव पड़ा। जो थॉर्नडाइक है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, उन पर जो प्रकृतिवादी जो विचारक हैं रूसो, उनकी पुस्तक का प्रभाव पड़ा और पुस्तक का नाम था एमाइल। एमाइल रूसो की एक उपन्यास है। एमाइल जो पुस्तक है वो रूसो का एक उपन्यास है, जिसमें उन्होंने एक बालक और बालिका की कहानी मनोविज्ञान को केंद्रित करते हुए शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में लिखी थी और एक विचार दिया था। क्या विचार दिया था एमाइल पुस्तक में रूसो ने? बालक एक पुस्तक के समान होता है, उसे आधोपान यानी शुरू से अंत तक पढ़ाना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इसी कारण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय रूसो को जाता है। रूसो को क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने एमाइल पुस्तक लिखी थी, उसमें एक बालिका और बालिका के ज्ञान को प्रकाश डाला था, उन्होंने केंद्रित किया था शिक्षा ग्रहण को, कि किस प्रकार एक बालक है जिसे पुस्तक के समान होता है, हमें उसे पढ़ना चाहिए शुरू से अंत तक। तो देखिएगा इस प्रकार जो रूसो हैं उनको श्रेय जाता है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षणों की जो शुरुआत है 1900 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी, जिसके प्रणेता हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी जिसके प्रणेता माने जाते हैं। थॉर्नडाइक विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कहलाए। थॉर्नडाइक विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कहलाए और इन पर ही रूसो की पुस्तक एमाइल का प्रभाव पड़ा था। तो प्रथम विश्व के जो शिक्षा शास्त्री वो कौन कहलाए? वो कहलाए थे थॉर्नडाइक। देखिएगा हमारे देश भारत में मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण प्रशिक्षणों की जो शुरुआत है वो 1920 में मानी जाती है और अमेरिका में कब हो गई थी? 1900 ईस्वी में हो गई थी। हमारे देश भारत में सर जो शुरुआत है शिक्षा मनोविज्ञान प्रशिक्षण केंद्रों की वो 1920 ईस्वी में हुई थी। एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से जो संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है वही शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तथा बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व बुद्धि, व्यक्तिक विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मापन मूल्यांकन इत्यादि। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। देखिएगा जो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला है आपका मानसिक स्वास्थ्य। बालक के मानसिक स्वास्थ्य से अनुसार बालक के मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार ही उसकी मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि संवेदना, अवधान, स्मरण शक्ति और प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क, कल्पना और प्रत्यक्ष निर्माण का अनुमान जैसी शक्तियां, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। इसमें क्या होता है कि बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार जो उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं जैसे कि संवेदना, अवधान, स्मरण यानी याददाश्त शक्ति और प्रत्यक्षीकरण, चिंतन करने की शक्ति, तर्क, कल्पना, सोचना और इसके अलावा प्रत्यय निर्माण, अनुमान जैसी शक्तियों का मानसिक प्रक्रियाओं में ही अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आते हैं। दूसरा आता है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से आते हैं देखिएगा। इसमें अधिगम के सिद्धांत, नियम, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आदि का अध्ययन किया जाता है। ये अधिगम की प्रक्रिया होती है। इसमें अधिगम के सिद्धांत होते हैं, नियम होती है, अधिगम का स्थानांतरण होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है अधिगम की प्रक्रिया के अंदर।
व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसी होती हैं? देखिए, इसमें बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर बालक को किसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, मानी किस प्रकार की एक बालक को शिक्षा देनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, उसे कौन सी शिक्षण विधि के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ये सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। अगला है बाल विकास। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक का व्यवहार भी परिवर्तित होता रहता है। जो विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि जो बालक का व्यवहार है वो परिवर्तित होता रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के दैहिक, सांवेगिक और नैतिक और सामाजिक तथा भाषा संबंधी विकास का अध्ययन किया जाता है। देखिए, बाल विकास के अंदर क्या होता है, बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसके अंतर्गत बालक के जो दैहिक होते हैं यानी शारीरिक, सांवेगिक यानी उसके संवेग, प्रवृत्तियाँ, नैतिक नैतिक जो नैतिकता है, सामाजिक एवं भाषा संबंधी जो भी विकास है उनका अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। अगला है मापन व मूल्यांकन। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार, बुद्धि व निष्पत्ति व अभिवृत्ति, अभिरुचि आदि का मापन करता है। इसके आधार पर उनके व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से छात्रों के व्यवहार का, उनकी बुद्धि का, उनकी निष्पत्ति का, उनकी अभिवृत्ति का, उनकी अभिरुचि का, उनके एटीट्यूड का, उनकी एप्टीट्यूड का, दोनों का अध्ययन किया जाता है और उनका मापन किया जाता है। इसके आधार पर हम किसी बच्चे का भविष्य भी तय कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। तो ये सभी मापन व मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अगला है उपादेयता। देखिए, उपादेयता क्या होती है? बालक को समझने में इसका क्या उपयोग है? देखिएगा, बालक को समझने में मदद मिलती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में मदद मिलती है, उपचारात्मक शिक्षण में मदद मिलती है, मापन व मूल्यांकन में मदद मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान के उपादेयता से अभिप्राय होता है कि कहाँ कहाँ काम में लिया जा रहा है। ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता होती है मापन मूल्यांकन में। अगला है मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। देखिएगा, वर्तमान में मनोविज्ञान की एक विशालकाय वट वृक्ष के भांति इतना बड़ा विषय है। इसके संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए हमें इसकी अलग अलग शाखाओं को समझना होता है। देखिए, वर्तमान समय में क्या होता है, तो मनोविज्ञान है एक विशाल वट वृक्ष के समान है, वो बहुत बड़ा विषय है। तो इतने बड़े विषय को समझने के लिए हमें उसके स्वरूप को समझने के लिए उसकी अलग अलग शाखाओं को पढ़ना होगा, उनको समझना होगा। तो देखिए किस प्रकार से विभाजन किया गया है इस विशाल मनोविज्ञान का। पहला होता है बाल मनोविज्ञान। पहला इसका शाखा है, पहली शाखा है बाल मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करती है। ये बाल मनोविज्ञान होता है कि बालक के जो प्रारंभिक विकास होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनसे संबंधित अध्ययन करती है बाल मनोविज्ञान। अगला है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान, जब एक व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, असामान्य मतलब पागल हो जाता है, मनोरोगी हो जाता है, असामाजिक जैसा व्यवहार करने लगता है, तो उसका अध्ययन करना ही मनोचिकित्सा से संबंधित जो विज्ञान होता है, मनोविज्ञान होता है, उसे हम असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। समाज मनोविज्ञान, सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है। सामाजिक परिस्थितियों में होने वाला मानव का व्यवहार का अध्ययन समाज मनोविज्ञान। अगला है मानव मनोविज्ञान। मानवीय दृष्टिकोण से होने वाला मानव व्यवहार का अध्ययन मानवीय या मानव मनोविज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक की शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित है और शिक्षण अधिगम के व्यवहार का अध्ययन दर्शाती है या अध्ययन करती है, वो शिक्षा मनोविज्ञान होता है। एक बार रिपीट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक की शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित है
तथा शिक्षण अधिगम के व्यवहार को दर्शाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अगला है किशोर मनोविज्ञान। किशोर अवस्था की विशेषताओं व व्यवहारों का अध्ययन ही किशोर मनोविज्ञान होता है। किशोर अवस्था की विशेषताएं एवं व्यवहार का अध्ययन। प्रौढ़ मनोविज्ञान होता है, क्या है देखिएगा। किशोर अवस्था के बाद एक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, उसका कार्य, व्यवहार की सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि में विशेष प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। इसका अध्ययन करना ही प्रौढ़ मनोविज्ञान होता है। अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान एक अपराधी के व्यवहार को समझना, उस तक पहुंचना, उसकी दिशा, उसे सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से सामान्य बनाने का प्रयास से संबंधित जो अध्ययन होता है अपराध मनोविज्ञान होता है। देखिएगा, एक अपराधी होता है, उसके व्यवहार को समझा जाए, उस तक पहुंचा जाए, उसको सही दिशा दी जाए, अपराध की दुनिया से उसे निकाला जाए, इसको प्रयास को ही जो अध्ययन है वह अपराध मनोविज्ञान होता है। औद्योगिक मनोविज्ञान। देखिएगा, किसी उद्योग के मालिक से लेकर कर्मचारी के बीच जो व्यवहार होता है और उस उद्योग की प्रगति के लिए जो अति महत्वपूर्ण होता है वह अध्ययन ही औद्योगिक मनोविज्ञान होता है। किसी उद्योग के मालिक से लेकर कर्मचारी के बीच का व्यवहार जो कि उस उद्योग की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होता है, उद्योग मनोविज्ञान कहलाता है। व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन ही व्यक्तिक मनोविज्ञान होता है। पशु मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान जहाँ पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है, पशु मनोविज्ञान होता है। वह मनोविज्ञान जहाँ पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है, पशु मनोविज्ञान होता है। परा मनोविज्ञान किसी घटना, दुर्घटना, व्यवहार की पूर्ण आभास होना, अन्य प्रकार का परालौकिक व्यवहारों का अध्ययन ही परा मनोविज्ञान होता है। देखिए, परा मनोविज्ञान की जो शाखा है सबसे नवीनतम शाखा है। इसका मतलब क्या होता है? परा मनोविज्ञान का किसी घटना, दुर्घटना एवं व्यवहार का पूर्ण रूप से पहले से ही आभास हो जाता है तो वो परा मनोवैज्ञानिक होता है। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। देखिएगा, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, सबसे पहला है संरचनावादी संप्रदाय। जनक हैं विलियम वुंट। 1879 ईस्वी में लेम्पजिंग नामक स्थान पर जर्मनी में पहली प्रयोगशाला का निर्माण, इस संप्रदाय का विकास विलियम वुंट के शिष्य टिचनर और एडवर्ड के द्वारा विशेष रूप से किया गया। संरचनावादी संप्रदाय, एक बार और रिपीट करते हैं। विलियम वुंट के द्वारा इसका उदय हुआ था 1879 ईस्वी में। उन्होंने लेम्पजिंग शहर में जो जर्मनी के अंदर है उसमें एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, जिस और विश्वविद्यालय था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। उसमें इस संप्रदाय की नींव रखी थी विलियम वुंट ने, और उनके ही शिष्य टिचनर और एडवर्ड के द्वारा विशेष रूप से इसमें सहयोग किया गया था। इस विचार के अनुसार प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस विचार के अनुसार प्राणी में जो छोटे छोटे प्रत्यय होते हैं वो मिलकर एक संगठित संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार आपका ये संरचनावादी सिद्धांत होता है। अगला संप्रदाय है प्रकार्यवाद संप्रदाय। जनक हैं विलियम जेम्स, अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका के विद्वान हैं विलियम जेम्स। कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना व अधिगम संबंधित व्यवहार को देखना ही प्रकार्यवाद होता है। यानी कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना और अधिगम संबंधित व्यवहार को देखना। इस संप्रदाय का विकास है विशेष प्रचलन में लाने का श्रेय अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डेवी को जाता है। देखिएगा, जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसका जो विशेष विकास व विशेष प्रचलन में लाने का जो श्रेय जाता है शिक्षाविद जॉन डेवी को जाता है। अगला है मनोविश्लेषण संप्रदाय। मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रस्तुतकर्ता हैं सिगमंड फ्रायड। जो सिगमंड फ्रायड हैं वियना यानी ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। 1900 ईस्वी में उन्होंने ये विचार दिया था, मनोविश्लेषण का जो विचार दिया था, और प्रस्तुतकर्ता इस संप्रदाय के सिगमंड फ्रायड हैं। इस संप्रदाय में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इदम, अहम, परा, अहम जैसी विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा यह
एक प्रकार से मानसिक तर्क का संप्रदाय है। इस संप्रदाय को अधिक से अधिक विकसित करने का श्रेय विशेष रूप से उनके शिष्य जुंग की पुत्री अन्ना फ्रायड को जाता है। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। इसको जो संप्रदाय है मनोविश्लेषण का, इसको जो विशेष रूप से विकसित करने का जो श्रेय जाता है उनके शिष्य की पुत्री है अन्ना फ्रायड, उनको जाता है। अगला है व्यवहारवाद संप्रदाय। इसके जनक हैं जेबी वॉटसन, अमेरिका के निवासी हैं जेबी वॉटसन। इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है, और आज भी ये संप्रदाय प्रचलित है, व्यवहारवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय को विशेष रूप से इवान पेट्रोविच पावलव, सीएल हल, स्किनर और थॉर्नडाइक आदि लोगों ने प्रबल समर्थन दिया था, यानी सहयोग किया था। स्किनर ने सहयोग किया था, सीएल हल ने इसका सहयोग किया था, पेट्रोविच पावलव ने सहयोग किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। ये इसके सहयोग करता हैं। अगला संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। जनक हैं मैक्स वर्दीमर, जर्मनी के निवासी हैं। 1911-12 में इन्होंने विचार दिया था। यह विचार जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से आया है। देखिएगा, जो गेस्टाल्ट शब्द है उसका अर्थ होता है समग्र एवं पूर्णांकार। वर्दीमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया कि प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीखता है। इस विचारधारा के अनुसार कोई भी कार्य सीखना सूझ व अंतर्दृष्टि पर निर्भर होता है। इस विचारधारा के अनुसार अगर कोई कार्य सीखा जाए तो उसमें सूझ होनी चाहिए और अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान सूझ से नया अनुभव मिलता है और नए अनुभव के माध्यम से आदमी सीखता है। अमेरिकी विद्वान कोहलर ने इस पर प्रयोग किया था। कुर्थकोफ्का, कुर्थलेविन और आलपोर्ट ने इसका समर्थन किया था। जो अमेरिकी विद्वान कोहलर हैं उन्होंने प्रयोग किया था। कुर्थकोफ्का और कुर्थलेविन और आलपोर्ट ने इसका समर्थन किया था। अगला संप्रदाय है साहचर्य संप्रदाय। प्रस्तुत करता है जॉन लॉक, जो इंग्लैंड के निवासी हैं। साहचर्य संप्रदाय के प्रस्तुत करता है जॉन लॉक, जो इंग्लैंड के निवासी हैं। कोई भी बालक जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में साहचर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार अपना व्यवहार भी निर्मित करता है। जो कोई भी बालक होता है जन्म के बाद जो वातावरण के संपर्क में जो साहचर्य करता है, व्यवहार करता है, उसके अनुसार भी अपना व्यवहार में परिवर्तन लाता है या निर्मित करता है। विशेष रूप से जॉन लॉक ने ही कहा था, बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, जिस पर साहचर्य के व्यवहार व अनुभव के माध्यम से लिखा जाता है। ये कहना है जॉन लॉक का कि जो मनुष्य का जो बालक होता है एक कोरे कागज के समान होता है पैदा, उस पर वो अपने अनुभवों के माध्यम से लिखता है। प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय। अगला सिद्धांत संप्रदाय है प्रयोजनवादी संप्रदाय। जनक हैं विलियम मैकडूगल। प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक हैं विलियम मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार आचरण व व्यवहार की प्रेरक प्रयोजन को वर्णित करते हुए यह संप्रदाय चेतना का विरोधी है। देखिएगा, जो प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय उसके प्रणेता हैं या जनक हैं विलियम मैकडूगल। उनके अनुसार जो आचरण है, व्यवहार, उसको वर्णन किया गया है, और ये जो संप्रदाय है प्रयोजनवादी संप्रदाय वो चेतना का विरोधी संप्रदाय है। तो इस प्रकार आपका नोट्स कंप्लीट होता है, आपके मनोविज्ञान की उत्पत्ति और परिचय कंप्लीट होता है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा ये सीरीज चलता रहेगा, संपूर्ण मनोविज्ञान की इस प्रकार की वीडियो आते रहेंगी। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, लाइक करते जाएं, और जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।